बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. प्रीमियर लीग पहुंच चुकी है अपने बिजनेस एंड पे एंड इस वीकेंड पे कांटे के मुकाबले हुए, स्पेशली द वन बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल एट द इत्तेहाद. एंड अब ये मुकाबला और बहुत मज़े का हो गया है. सिर्फ 5 मैचेस रहते हैं. बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है बिटवीन आर्सेनल एंड सिटी. आर्सेनल ने ये मैच जो है अपना हारा और थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है अब सिटी की तरफ उन्होंने कर दिया है. लेकिन लेट्स सी अब अगले 5 गेम्स में क्या होता है. साथ साथ तमाम टीमें चाह रही हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इस थ्रू आउट द सीजन कि वो एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 6 में फिनिश करें फॉर द प्लेस इन द चैम्पियंस लीग. ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करते हैं रेलिगेशन की, टॉटनहम हॉटस्पर एक दफ़ा फिर इस वीकेंड पर भी नहीं जीत सका. काफ़ी लोग ये भी कहेंगे दे वर अनलकी. 95th मिनट में वो गोल कंसीड करते हैं, मैच ड्रॉ होता है वर्सेस ब्राइटन. सो दे विल बी स्टेइंग अलाइव एंड फाइटिंग फॉर द नेक्स्ट 5 मैचेस. और याद रहे वो पूरे जब से 2026 शुरू हुआ है वो शायद एक मैच भी नहीं जीत पाए. क्या वो कर सकेंगे या नहीं, टाइम विल टेल. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बुंदेसलीगा की, बायर्न म्यूनिख ने एक और रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है. 4 मैचेस पहले ही ना तो सिर्फ उन्होंने लीग रैप अप कर दिया, दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड एवर इन द बुंदेसलीगा. सो कंग्रेचुलेशंस टू देम एंड विंसेंट कंपनी. एंड और बहुत सारी खबरें हैं. अगर हम बात करते हैं मर्सीसाइड डर्बी की तो वहाँ पे लिवरपूल विनिंग, मोहम्मद साला स्कोरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम by a Liverpool player at the new stadium as well, and all that and much more. Let's get the show on the road with our usual suspects. On my left, the ever smiling, the ever happy Usman Malik. How are you, sir? All well? ठीक ठाक? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं. मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि टॉप 5 वाली जो बैटल है उसके अंदर भी 7 पॉइंट्स का गैप आ गया है लिवरपूल और चेल्सी के बीच में. लगता यही है कि यही 5 टीमें जो हैं वो सिक्योर करेंगी. दूसरी तरफ रेलिगेशन बैटल के अंदर भी डेफिनेटली जो मैचेस हुए हैं, जैसे आपने स्पर्स की बात की, जीता हुआ मैच था और आई थिंक बहुत अनजस्ट ही कह सकते हैं कि सिचुएशन थी बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड. वहाँ पे ये हुआ. नॉटिंघम फॉरेस्ट ट्रेल कर रहा था और उसके बाद दे केम फ्रॉम बिहाइंड और 3-1 की बर्तरी उनको हासिल हुई. तो उन्होंने भी अब जो है 3 से 4 पॉइंट्स की लीड जो है वो ले लिए अगेंस्ट स्पर्स. और आज रात का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, द लंदन डर्बी, वेस्ट हैम एंड क्रिस्टल पैलेस. अगर वेस्ट हैम जीता है तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा स्पर्स के लिए. बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा. और फिर जो आखिरी के 5 मैचेस रह गए स्पर्स के लिए वो दे हैव टू win every match, otherwise it's gonna be very difficult for them. और इतना बड़ा स्टेडियम हम चैंपियनशिप में देखेंगे. दूसरा हम स्पेन पे जाते हैं तो रियल सोसेदाद ने जो है बड़ा सरप्राइज़ किया. एटलेटिको मैड्रिड को जो है वो 2-2 था, फिर पेनल्टीज़ पे हराया और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. इतने अच्छे रिजल्ट के बाद बारसा को बाहर किया उन्होंने चैंपियंस लीग से, और यहाँ पे भी उन्होंने बारसा को बाहर किया. और उसके बाद जो है टुवर्ड्स द वेरी एंड फाइनल के अंदर जो है वो दे कुडंट फिनिश. जो एक फिनिशिंग लाइन है वहाँ से उन्होंने क्रॉस नहीं किया. बायर्न म्यूनिख जो है वो एज यूजुअल हमें पता है कि वो ऑलमोस्ट जीत ही गए, बल्कि जीत ही गए. उनको जीत ही गए बिल्कुल जीत गए. तो ये सूरत हाल है फुटबॉल की. इस पर ज़रूर तफसील से बात होगी. बिल्कुल जी. दूसरे मेहमान हमारे अब्दुल लतीफ़ दादा बॉय, very on time these days, mashallah. कैसे हैं आप? ठीक हैं? All well, thank you for having me. It's always a pleasure being here. Only thing different about you today is कि आपकी शर्ट और शूज मैच नहीं कर रहे. मैंने बोला चलें कोई बात नहीं, ट्राउजर के साथ मैच कर लेते हैं शूज. I'll start off with the Real Sociedad Atletico Madrid game. Fantastic advertisement for the Basque province, I would say, because 7 में से जो 11 प्लेयर्स थे रियल सोसिएदाद के, वो उनकी एकेडमी के थे. और उसमें से 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो उसी सेम प्रोविंस के थे. तो बड़ा एक लिमिटेड पूल है. एथलेटिको बिल्बाओ ऑन द अदर हैंड, उसके तो 11 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स उन्हीं के अपने प्रोविंस के होते हैं. यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत मार्जिन होता है. लेकिन ये जो विक्ट्री थी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, बिकॉज ये उनका एक चौथा कप था. पिछला जो कप वो जीते थे वो 2020 का जो कोपा डेल रे था, लेकिन वो उस वक्त फैंस स्टेडियम में नहीं थे, वो सेलिब्रेट नहीं कर सके थे. तो ये मतलब 40 साल में आप समझे पहली दफ़ा हुआ है कि फैंस के साथ रियल सोसिएदाद ने ट्रॉफी सेलिब्रेट की. और वो जो सीन्स थे वो बहुत ही मोमेंटस थे. बड़ा मतलब सबने खुल के एंजॉय किया. इट वॉज रियली नाइस टू सी दैट. ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिख की अगर हम बात करें, पिछले 14 सालों में से 13 दफ़ा बायर्न म्यूनिख टाइटल जीत चुका है. तो अब उस लीग के बारे में मैं क्या ही जिक्र करूं. 34th टाइटल है उनका. लेकिन अभी भी यूवेंटस एंड रियल मैड्रिड हैव वन मोर लीग टाइटल्स देन बायर्न म्यूनिख. मुझे लगता है 1 आध साल के अंदर वो भी शायद ओवरटेक कर लेगा बायर्न म्यूनिख. उसके अलावा मैस्करानो की अगर मैं बात करूं, लियोनेल मेसी एंड MLS की, ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन एज कोच ऑफ इंटर मियामी. और उन्होंने ये रीज़न ये दिया है
2 महीने शुरू हो चुके थे लीग के, और उसके बाद कहते हैं कि आई अचीव एवरीथिंग दैट आई वांटेड दैट देयर वाज, मतलब आई डिड नॉट बाय दैट एक्सक्यूज एट ऑल। आई एम श्योर एक फॉलिंग आउट हुई है उनकी, या मेसी के साथ या डेविड बेकहम के साथ या किसी न किसी के साथ, बिकॉज बीच सीजन में इस तरीके से छोड़ के जाना, और खासतौर पर जो आपने पिछला सीजन जिताया वो टाइटल MLS का इंटर मियामी को, तो वो एक सरप्राइजिंग बात थी। लेकिन अल्बा भी चले गए, बुस्केट भी चले गए। मैं तो ये कंफ्यूज हो गया हूँ कि ज़्यादा क्लोजली क्या देखते हैं, MLS या रोशन सऊदी लीग? MLS की मैं समझता हूँ कि न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी कि इंटर मियामी के जो कोच ने रिजाइन किया, बिकॉज उनकी पुरानी एसोसिएशन थी मेसी के साथ। बात है। एक्चुअली उस्मान सऊदी लीग ज़्यादा देखते हैं, आप MLS ज़्यादा देखते हैं। आई थिंक क्वाइट द ऑपोजिट। जो बात आपने कर दी है, लेकिन फुटबॉल में जो मिल जाए देख लेते हैं, क्या करें। सही बात है। हमारे एक और दोस्त हैं, शायद वो भी वापस आ जाएं, वो बेलारूसियन लीग बड़ी क्लोजली देखा करते थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेन मैच ऑफ दिस वीकेंड, दैट वाज सिटी playing versus Arsenal at the Etihad Stadium. इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, सिटी वर्सेस आर्सेनल, एंड फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। मास्टर वर्सेस द अप्रेंटिस, जो हमने आखिरी विजुअल देखा इस मैच का, अरटेटा एंड पेप गिविंग अ हग टू ईच अदर, व्हाट अ मैच एंड टू एंड, एंड उसके साथ साथ बड़ा रिजल्ट फॉर सिटी। 2-1 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं। शर्की एंड हालैंड स्कोरिंग फॉर मैन सिटी। यहाँ पे जो है डोनारुमा की एक मिस्टेक भी होती है इस मैच के अंदर, और उसके बाद आर्सेनल हिट द वुडवर्क 2 times एज वेल। लेकिन आर्सेनल अब 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है वो हार चुका है, और पेप की एक बड़ी खास बात है कि जब वो एक इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, जहाँ पे ऑल पॉइंट्स आर मैटरिंग एंड दे आर प्लेइंग फॉर द टाइटल, 8 मैचेस में व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट अ टीम अबव देम इन द टॉप ऑफ द टेबल, 7 में से वो 8 मैचेस जीते हैं। तो ये आपकी उनको मेंटालिटी बताती है किस तरह से जो है वो ये अपनी टैक्टिकल बैटल जीतते हैं और अपनी टीम को वो उठाते हैं। और जिस तरह से सिटी ने कम बैक किया है इस सीजन के सेकंड हाफ के अंदर, एंड 2-1 के स्कोर लाइन से हराते हैं आर्सेनल को। लुकिंग टफ टाइम्स अहेड फॉर आर्सेनल, दे विल हैव टू विन ऑल देयर मैचेस नाउ। सिटी विल आल्सो हैव टू विन देयर मैचेस, दे कुड फिनिश on the same points, goal difference में इस वक्त आर्सेनल आ गए, but overall कैसे देखते हैं इस मैच को? एक 37 और 36 है, गेम ऑफ फाइन मार्जिन आई वुड से। आर्सेनल का ये सोचा जा रहा था कि जब वो जैसा उन्होंने कैराबाओ कप में परफॉर्म किया था उस माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे, और ऐसे ही था। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले सीज़न उन्होंने टाइटल लूज़ किया लिवरपूल से, और वो एक स्ट्राइकर उनके पास नहीं था, और जो इनका मेन स्ट्राइकर था योकेरेस, उसको बिठाया हुआ था। ये एक चीज़ समझ नहीं आई। बट अगर हम बात करें मैच की, वही वाली बात है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि तकरीबन कोई 11 या 12 पॉइंट्स की लीड थी आर्सेनल की, अगर हम 2 या 3 महीने पीछे देखें। और जिस तरह से अब तो सिटी के हाथ में टाइटल है बेसिकली। अगर वो बर्नले से अपना वेडनेसडे को मैच जीत जाते हैं तो डेफिनेटली गोल डिफरेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। हमारी कुछ देर पहले उनसे बात हुई, मार्क ऑगडन से, जो ESPN के सीनियर फुटबॉल राइटर हैं, उनका हम आपको इंटरव्यू भी कुछ देर में दिखाएंगे। उन्होंने बड़ी मैथमेटिकली समझाया है कि आर्सेनल हैज़ अ स्लाइटली स्टिल बेटर एडवांटेज, को सारी बॉटम हाफ टीम्स के साथ वो खेल रहे हैं, जबकि सिटी जो है वन बर्नली एंड देन ऑल टॉप टीम्स फॉर देयर। बिल्कुल, लेकिन जो डिसएडवांटेज नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने चैंपियंस लीग भी खेलनी है, और उनके जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो ज़्यादा होंगे, और अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए जो मामला थे वो थोड़े से मुश्किल होंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए, बॉल इज़ इन सिटीज़ कोर्ट। अगर सिटी अपने सारे मैचेस निकाल लेता है, आगे तक आखिरी के 5 मैचेस रहते हैं, तो डेफिनेटली लग ये रहा है कि सिटी लग क्या रहा है, बल्कि आई थिंक सिटी वुड विन द टाइटल। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस मैच की, तो क्या बेहतरीन आगाज़ हुआ जब चर्की की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, हमने जैसे फुटसॉल खेल रहे हैं वो, उन्होंने पहला गोल जिस तरह से किया, कमाल की उनकी परफॉर्मेंस थी। और फिर दोनों टीम्स 2-2 दफ़ा वुडवर्क पे भी लगा। XG इवन आर्सेनल का ज़्यादा बेहतर था कंपेयर टू सिटी। लेकिन अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, एक लकी गोल ज़रूर मिलता है डोनारुमा से। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो जो है वो इस तरह का एरर करेंगे। हैवर्ट्स 1-1 कर देते हैं, और फिर 65th मिनट के अंदर हालान का गोल आता है, और फिर 2-1 की स्कोर लाइन वही मेंटेन रहती है। योकेरेस भी आते हैं बेंच से, लेकिन कोई इतना कोई खास जो है इम्पैक्ट डाल नहीं सके। तो आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और मैं समझता हूँ कि अब नई बॉटल्स आ रही है मार्केट में जो आर्सेनल की ब्रांडिंग के साथ होगी, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एक आपका मतलब है आर्सेनल टीयर्स।
आर्सेनल टीयर्स कह लें, जो भी है, आप अगर तो वो चैंपियंस available लीग थी से वो। अगर चैंपियंस लीग भी नहीं जीते, कहाँ क्वाड्रुपल की बात हो रही थी कैराबाओ से पहले आर्सेनल के हवाले से। इत्तेहाद के I बाहर think जो ये है बहुत वो बड़ा उनके साथ बॉटल्स बिक रही थी, सानिया सिटी के होगा फैंस ये। जो है वो बॉटल्स दे रहे थे एक दूसरे को आर्सेनल की बिल्कुल, लेबलिंग के साथ, आर्सेनल टीयर्स के नाम से। हाँ, द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉटल जॉब्स बेसिकली। 2 पाउंड्स की थी वो अल्टीमेटली। लेकिन देखिए पूरा डिफाइनिंग फैक्टर क्या है आर्टेटा वर्सेस पेप। पेप का अप्रैल के अंदर विन परसेंटेज है 80%, 2.53 पॉइंट्स पर गेम उनकी एवरेज है। आर्टेटा ऑन द अदर हैंड इस तरीके से चोक कर जाते हैं, 41% विन रेट हो जाता है उनका, और उनकी जो पॉइंट्स पर गेम है 1.48 हो जाता है। कल किसी आर्सेनल फैन से बात हो रही थी और वो खुद बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में अर्थेता का अप्रैल के अंदर कितने मैचेस वो जीते हैं 5 साल में। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, आप अंदाजा लगा लें, आप अंदाजा लगा आई लें। थिंक हिस्ट्री वुड रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं तो पिछले कई मैचेस से, कई शोज से इनफैक्ट कहता आ रहा हूँ कि इट इज मैन सिटीज टाइटल, और गोल डिफरेंस वो चाहे स्ट्रॉन्गर टीम के खिलाफ बेशक मैचेस हों, लेकिन दे आर द टीम हु विल स्कोर मोर गोल्स बिकॉज वो टैलेंट इतना ज्यादा है। मेन डिफरेंस आप ये देखना, हालांड जो इस वक्त सिटी का टॉप स्कोरर, ही इज गॉट 23। मैं सिर्फ प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ। प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर जो आर्सेनल का है वो 12 है, दैट इज ग्योकेरेस। मतलब 23 और 12 का डिफरेंस आप देख लें कितना ज्यादा है। सो इट्स आर्सेनल ऑल ओवर अगेन। बट लेकिन इस मैच में अगर बात करें, डोनारूमा ने डेफिनेटली वो मिस्टेक की हैवर्ट्ज के आगे, लेकिन फिर उन्हीं का ही वो थ्रो था जो ओराइली को दिया, जिसने आगे हालांड को पहुंचाया, जिससे वो सेकंड गोल हुआ था। तो उन्होंने अपनी मतलब यू नो अपनी मिस्टेक का उन्होंने और फिर वो फैंस में जाके जंप मार दी उन्होंने फैंस के अंदर जाके। एग्जैक्टली। उसके अलावा अल्टीमेट हैवर्ट्ज की जो सिलेक्शन थी मैं समझता हूँ इतनी गलत नहीं थी, बिकॉज प्रेसिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने इस गेम के अंदर, और उन्होंने चांसेस अपने नहीं लिए। सिंपल बात है, 95th मिनट पे एक हेडर उन्होंने, जो मौका अच्छा मिला था, ओपन हेडर था, बार के ऊपर मार दिया। 60 मिनट पे ऑडिगार्डो को थ्रू बॉल दी थी 1-on-1 विद द कीपर, ही मिस दैट। वो इनफैक्ट सेव था डोनारूमा का, बट उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया अपने चांसेस, तो ही हैड दोस चांसेस। अब यही बात है, अल्टीमेट दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस व्हिच टेक यू फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 1, एंड आई फील दैट इस वक्त वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं आर्सेनल के लिए, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो मिडफील्ड डुओ था बर्नार्डो सिल्वा एंड रॉड्री, फैंटास्टिक। ऑडिगार्ड मुझे समझ में नहीं आया कि वो इतने सेफ एंड इजी सेफ पासेस कर रहे थे साइडवेज, कोई अटैकिंग थ्रेट उनकी तरफ से इतनी नजर नहीं आई, हालांकि पूरा मैच उन्होंने खेला एज ए विंग पे खेल रहे थे इस गेम के अंदर। सो और जैसे उस्मान ने बताया कि बेस्ट बात ये थी कि इट वाज नॉट लाइक द कैराबाओ कप, दे वेंट फॉर द मैच। उन्होंने कोशिश की जीतने की, लेकिन वो टेक्निकली सुपीरियर टीम के आगे वो नहीं कर सके। What a bowler O'Reilly is. I mean, fantastic. जिस तरह से वो एकेडमी, और अब जो उन्होंने लेफ्ट बैक पोजीशन अपने नाम कर लिए, इवन दो इतना टैलेंट मौजूद है सिटी के पास, उसके बावजूद डिफेंसिवली भी और अटैकिंग डिस्प्ले आप देखें उनका पिछले मैचेस के अंदर, मेरे ख्याल में 5 या 6 गोल उन्होंने ऑलरेडी स्कोर किए। व्हाट अ टैलेंट ही है। एंड शर्की बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग टू गेट 10 गोल्स एंड असिस्ट। 14 उनकी असिस्ट हैं, 10 गोल इनके हो गए। और वो जो गोल था अल्टीमेट, इट वाज एब्सोल्यूट जीनियस, बिकॉज़ ही वाज टू फुटेड एंड आर्सेनल के प्लेयर को 4 डिफेंडर्स को बीट किया और वो गोल स्कोर किया। देखिए यही डिफरेंस है टाइटल विनिंग टीम का और नंबर 2 टीम का, कि जो एक्सपेक्टेड वाले प्लेयर्स हैं। 5 मैचेस बाकी हैं, एंड जिस तरह से पेप एंड अर्थेता ने क्या कहा इस मैच के बाद, जरा उस पर नजर डालते हैं, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। दोनों मैनेजर्स तकरीबन एक ही बात करते हैं। पेप कहते हैं कि वीव गॉट होप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एंड ऑन द फ्लिप साइड व्हाट वी हर्ड अर्थेता सेइंग दैट एवरीथिंग इज टू प्ले फॉर। क्विक कमेंट इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने जवाब दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्या कैसे देखते हैं आप? पेप का एक्सपीरियंस है वो वाकई हमने पिछले सीजन्स में देखा है, एक पॉइंट से लिवरपूल को उन्होंने जो है बीट किया, और जो एक्सपीरियंस है अब यही आर्टेटा का अगर आप देखें तो ये प्लेयर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी डेफिनेटली होगी इस रिज़ल्ट के बाद। उनका खुद भी वो बोल तो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उनको खुद भी अंदाज़ा होगा ये कितना ज़्यादा डैमेजिंग हो चुका है। अब देखें, मैं फिर वही बात है, इट्स सिटी टाइटल टू लूज़। तो अब अगर हो सकता है कि इसके अंदर कोई हमें रिजल्ट चेंज नज़र आ जाए, लेकिन ये जो हार है ख़ास तौर पे 2-1, आई थिंक ये उनके लिए बहुत एक कॉन्फिडेंस साइकोलॉजिकल डैमेज एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली देखिए सारी बात ये है कि आर्टेटा ने अभी तक इत्तेहाद पे एक भी विक्ट्री नहीं उनके टेन्योर में, ना ही एनफील्ड के ऊपर है। तो आप जब तक अपने डायरेक्ट राइवल्स को नहीं हराओगे ना, टाइटल जीतना आपके लिए काफी मुश्किल होता है। और एक वो टीम है जिसने इस सीजन इन सबको अवे जाके हराया है। वो कौन सी है? वो ट्रिविया है, आप दोनों के लिए ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। आप हमारे साथ रहिए, हम कम आएंगे और डिस्कस करेंगे यूनाइटेड बीटिंग चेल्सी एंड लिवरपूल विनिंग द मर्सीसाइड डर्बी, बायर्न म्यूनिख winning their 34th title. Lots more on kickoff. Stay with us right here.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद. Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we discussed City and Arsenal and the title chances. अब आगे बढ़ते हैं, talk about the famous Merseyside derby. This match was played at the Everton's new stadium. यहाँ पे जो है लिवरपूल शिकस्त देता है एवर्टन को 2-1 की स्कोर लाइन से. मोहम्मद साला scoring the goal for Liverpool, becoming the first Liverpool player to score at the new Everton stadium. उसके साथ साथ वो नया रिकॉर्ड भी कायम करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. बट पहले इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और इस मैच को फिर डिस्कस करते हैं. 2-1 के स्कोर लाइन से लिवरपूल हराता है एवर्टन को. लिवरपूल प्लेइंग अवे हैड 56% ऑफ द पोजेशन एंड दे हैड 6 शॉट्स ऑन टारगेट. इवन द एक्सजी वाज बेटर देन एवर्टन. साला जो है पहला गोल स्कोर करते हैं, ऑल्दो उससे पहले एवर्टन का एक गोल जो है वो ऑफसाइड दे दिया गया था. और अब साला के 9 गोल्स हो चुके हैं इस डाबी के अंदर. ही इज टाइड विद जेरार्ड, रिकॉर्ड फॉर हिम. एंड उसके साथ साथ Salah now has 83 away goals in his Premier League tenure so far, the 5th highest for any player in the English Premier League. जी उस्मान. जी बिल्कुल. दोनों वेटरन प्लेयर्स कह लें आप, ये दोनों जो है एक्सपीरियंस जो लिवरपूल के इतने अरसे से लेजेंड्स जो हैं साला और वैन डाइक हमें स्कोर शीट पे नज़र आए. और कोडी गैक्पो जो है आज लुइस डियाज बने हुए थे, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी लेफ्ट हैंड साइड से. And that pass to Salah, beautiful pass. I think that was an amazing assist. ईसाक की बात करूँगा. ईसाक ने मैच स्टार्ट किया और बहुत ही सबड्यूड रहे. सिर्फ 4 टचेस थे उनके पूरे फर्स्ट हाफ के अंदर. बिल्कुल नज़र नहीं आए वो. उनको फिर उसके बाद डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट किया. लेकिन साला ने पहला गोल स्कोर किया. उसके बाद बेटो ने जो है वो इक्वलाइज़र था और लग ये रहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है. ये पहली विक्ट्री है लिवरपूल की एवर्टन के नए स्टेडियम के अंदर. और मैं समझता हूँ आखिरी मर्सीसाइड डार्बी है साला के लिए. और देखा जाए तो इस मैच के अंदर वर्ड्स और साला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. ओवरऑल जो है इनके 64 टचेस थे वर्ड्स के. जिस तरह से वो बना रहे थे नंबर 10 पोजीशन से जो स्प्रेड कर रहे थे, उससे मैं समझता हूँ काफ़ी एक थ्रेट क्रिएट की. लेकिन ओवरऑल लग ये रहा था कि ये शायद ड्रॉ की तरफ जा रहा है. और टूवर्ड्स द वेरी एंड जो एक्सपीरियंस काम आया और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एक्स्ट्रा टाइम था वो 90+10 पे ये गोल आया. तो बिल्कुल जो है फिनिशिंग लाइन पे जो है ये गोल किया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल था. ये जीतना बहुत ज़रूरी था. इससे 7 पॉइंट्स की लीड आ गई है लिवरपूल के पास. अगर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो एक सिलसिला ऐसा रहता कि 5 पॉइंट्स होते तो डेफिनेटली चेल्सी का जो है वो हम रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं उनके, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती. लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि 5 मैचेस हैं. अगर 2 मैचेस लिवरपूल हार भी जाता है और एक ड्रॉ कर जाता है तो उस सूरत में भी उनका जो है चांस है कि वो जो है क्वालिफाई कर जाएंगे यूरोप के लिए. बिल्कुल ठीक. जी लतीफ़. अल्तमिश, दिस वाज द 6th ओकेजन जहां पे इंजरी टाइम के अंदर लिवरपूल ने गोल स्कोर किया अगेंस्ट एवर्टन. मतलब दैट्स अ फेनोमेनल स्टैट. ओरिगी का गोल एक बड़ा वो तो यादगार. बिल्कुल. एंड साला, आई एम सो हैप्पी कि भाई डार्बी के अंदर सेम नंबर ऑफ गोल्स एज स्टीवन जेरार्ड, 9 गोल्स. बड़ी बात है. और ये जो 2 प्लेयर्स जिनको ऊपर थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था लिवरपूल में रीसेंट फॉर्म की वजह से, साला एंड वैन डाइक, दोज 2 प्लेयर्स डिलीवरिंग ऑन द बिग ओकेजन, ये देखें बड़ी बात है. एंड पीएसजी वाले मैच में मेरा यही कहना था कि शायद आपने टैक्टिक्स की बेसिस के ऊपर साला को नहीं खिलाया था. लेकिन साला एक वो प्लेयर है कि चलो आम मैचेस में उसका फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन जब बड़ी ओकेजन आती है ना, बड़ा स्टेज होता है, वो उस टाइप के प्लेयर्स जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. तो आई एम ग्लैड कि साला को ये मैच खेला और वो उन्होंने स्कोर भी किया. एवर्टन का एंडाई का हमने देखा कि वो गोल रूल आउट हो गया बिकॉज ऑफ ऑफसाइड. उसका हमने बेटो का गोल देखा, वो भी काफ़ी अच्छा गोल था. एंड बेटो के अब पिछले 6 मैचेस के अंदर 6 गोल्स एंड असिस्ट हो गए हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा फॉर्म इस वक्त चल रहा है. एंड ये पहला मैच था अवे लिवरपूल का इस स्टेडियम के अंदर. एंड वो पहला मैच ही जीता है लिवरपूल ने. मतलब वो दे हैव सेट डाउन द मार्कर कि भाई फ्यूचर में भी लिवरपूल इज द बिगर टीम इन दैट सिटी. एंड जब वो अवे होंगे या होम पे होंगे नहीं करेंगे इस बात से. नहीं, वो उन्होंने एक मार्कर सेट कर दिया ना. पहला मैच हुआ, पहली विक्ट्री आई. उस्मान, आपको छेड़ने के लिए हम ऐसे कहते हैं. आप फिर छिड़ जाते हैं. मैं छिड़ गया इस बात से. बिल्कुल. और एक गुड न्यूज़ अल्तमिश ये है कि मैच के बाद कुनाटे ने भी कह दिया है कि भाई ही इज वेरी क्लोज टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन. तो आई फील कि जो सेंटर बैक की नेक्स्ट सीजन के लिए थोड़ी अनसर्टेनिटी थी वो थोड़ी अब कम हो गई, बट दे वुड स्टिल नीड मोर प्लेयर्स. Oh, absolutely. After seeing their defense in this match as well, and every match the way they're leaking, I think काफ़ी ओवरऑल की ज़रूरत है. एंड काफ़ी लिवरपूल फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि शायद मैनेजर की तरफ भी देखना पड़ेगा कि शायद उधर भी कोई तब्दीली करनी पड़े.
बिल्कुल आई थिंक अब ये एक थोड़ी सी डिबेट है कि चैंपियंस लीग इतना बुरे सीजन के बावजूद अगर वो यूरोप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो क्या उनको चांस देना चाहिए, लेकिन जो इस सीजन की परफॉर्मेंस और स्पेंडिंग रही है उसके बाद बहुत डाउट्स हैं फैंस में, स्पेशली ये है। और कहा यह जा रहा है लोन्जो को लाना चाहिए, बट देखते हैं क्या एफएसजी क्या फैसला करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक यंग मैनेजर जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लग ही नहीं रहा कि ये वही टीम है, अपने आप को कंसोलिडेट करते जा रही है थर्ड पोजीशन पे, जिन्होंने इस वीकेंड पे गोइंग अवे टू लंदन प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज 1-0 से ये मैच जीतते हैं। एंड इस तरह मैच के भी हाइलाइट्स देख लेते हैं, चेल्सी वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। कहते हैं कमेंटेटर फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड बीटिंग चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज सिंस 2020। इस मैच के अंदर अगर नंबर्स की बात करते हैं तो चेल्सी वाज अहेड ऑफ यूनाइटेड विद बाय मोस्ट मेट्रिक्स। पोजेशन की बात करते हैं, यूनाइटेड ओनली हैड 41% पोजेशन, द XG वाज वे लेस कंपेयर्ड टू चेल्सी 0.29 एंड जस्ट वन शॉट ऑन टारगेट वो कन्वर्ट करते हैं कुनिया, बट हैट्स ऑफ टू दिस परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस इज वेल, जिनकी अब 18 असिस्ट हो चुकी हैं ओवरऑल। एंड जिस तरह से उन्होंने इस मैच में भी परफॉर्मेंस दी है, playing away at Stamford Bridge and getting points, and अब तक ऑप्टा का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी 98.4% दे रहा है टू यूनाइटेड टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। आई थिंक इट्स ऑलरेडी प्रीटी मच डन। 10 पॉइंट्स की लीड है चेल्सी से, बहुत बड़ा मार्जिन है। और मैं समझता बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कैरेक की, इन अ वे इतना कम XG 0.29 और कहाँ 1.57। अगर ओवरऑल देखा जाए टोटल शॉट्स 20, दूसरी तरफ यूनाइटेड के 21 शॉट्स फॉर चेल्सी, 21 शॉट्स फॉर चेल्सी, और फिर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस आई थिंक स्मैश एंड ग्रैब वाली एक विक्ट्री थी, 1-0, 3 पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कैरेक का रिकॉर्ड हम जो है वो 2 मैचेस हारे ज़रूर हैं, 2 ड्रॉ भी किए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी विन परसेंटेज और जो जिस तरह से उन्होंने क्लब को एक सहारा दिया, दैट इज़ फिनोमिनल। प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, खास तौर पर डिफेंसिवली बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। और अभी यही बात हो रही थी, बड़ी टीम्स भी नहीं है, जी बड़ी टीम्स लिवरपूल, सिटी, आर्सेनल एंड चेल्सी, अगर आप देखें उनको सबको जाके हराया है। और छोटी टीम से दो मैं छोटी तो नहीं कहूँगा, लीड्स को आप देखें, लीड्स 3-0 से जीता है वुल्व्स से। उस पर रहना कि बड़ी टीमों को अवे जाके हराया, उसको अवे जाके हराया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ चेल्सी 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हार गया। आई थिंक एंजो मेरेस्का देख के पता नहीं शायद हंस रहे होंगे कि ये क्या किया है, बहुत ही गलत डिसीजन मैं समझता हूँ। दूसरी तरफ यूनाइटेड का जो डिसीजन था मैनेजर चेंज करने का, वो सही साबित हो गया, चेल्सी का गलत साबित हो गया। इस मैच के अंदर भी डिलैप का पहले गोल जो है वो ओवरटर्न हुआ ऑफसाइड की वजह से। मौके काफ़ी मिले चेल्सी को, मौका था कि वो आई थिंक इसको ओवरकम कर देते, लेकिन एक ही दफ़ा में ब्रूनो का बेहतरीन जो क्रॉस और फिर कुनिया का जो फिनिश था वो एक डिसाइडर था। आई थिंक इट्स डन एंड डस्टेड फॉर यूनाइटेड के वो प्रीटी मच आई थिंक 99% मुझे लगता है कि वो यूरोप और थर्ड पोजीशन को भी वो उन्होंने जो है ना वो थर्ड पोजीशन पे भी सीमेंट कर लिया उन्होंने। बिल्कुल सही जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस। दिस वाज यूनाइटेड की अगर बात करें तो सेकंड क्लीन शीट इन 22 गेम्स। आई थिंक ये चेल्सी के लिए ऊपर ही बैडली रिफ्लेक्ट कर रहा है। थर्ड कंसेक्यूटिव ये गेम हो गई जहाँ पे दे हैव फेल्ड टू स्कोर अ सिंगल गोल। और जो ऑब्वियसली जो फॉर्म चल रहा है वो तो पिछली 7 गेम में सिर्फ एक विक्ट्री है, वो भी पोर्ट वेल के अगेंस्ट, तो उस विक्ट्री का हम क्या ही बात करें, टेरिबल फॉर्म है। इस गेम में जितने स्टैट्स थे वो सब चेल्सी की फेवर में थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रियल स्टैट जो होता है गोल वाला वो अभी भी एम्प्टी था, 0 था। दे हैड मोर शॉट्स, 3 बार उन्होंने बार को हिट किया चेल्सी ने, लेकिन माजरावी और हेवन की जो सेंटर बैक की पार्टनरशिप थी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके चेल्सी। दैट वाज अ मेकशिफ्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस मैच, बिकॉज़ हैरी मैग्वायर भी सस्पेंडेड थे, लिसांड्रो मार्टिनेज सस्पेंडेड, सो it just didn't work out and things are looking really gloomy। लेकिन मैं सिर्फ एक चेल्सी फैंस को एक होप देना चाहूँगा कि अगर एस्टन विला टॉप 5 के अंदर फिनिश करता है और यूरोपा लीग जीत जाता है तो नंबर 6 की जो पोजीशन है दैट विल आल्सो प्ले इन द चैंपियन लीग। तो ये अभी भी एक होप है चेल्सी फैंस के लिए, लेकिन लीग फॉर्म में तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ कि चेल्सी टॉप 5 को कोई ट्रबल करे। And you're talking like a Pakistani cricket fan। अगर बारिश हो गई, लेकिन चेल्सी से जो नीचे टीम्स हैं उनमें काफी कम पॉइंट्स का गैप है। और दूसरी चीज है, एक ही अच्छी बात है चेल्सी, काइसेडो ने 2033 तक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर ली है, बाकी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। वो एक्चुअली एक्सटेंशन इसलिए साइन हुआ बिकॉज़ ही
नीडेड अ पे राइज, वो पे राइज के चक्कर में साल ऐड करने पड़े, अदरवाइज तो ऑब्वियसली इतने लंबा कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल सही। चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से आगे वी हैव टू डिस्कस स्पर्स एंड विल दे और विल दे नॉट रिमेन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। विल डिस्कस बायर्न म्यूनिख एज वेल, एंड हमें मार्क ऑक्टन ऑफ ESPN वो भी ज्वाइन करेंगे टू गिव हिज एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल वीकेंड एक्शन। स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुश आमदी। Thank you for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we've discussed the title race between Arsenal and Manchester City. We've discussed United, Chelsea and the Merseyside derby, Liverpool versus Everton. अब आगे बढ़ते हैं. We'll talk about the lower end of the table जहाँ पे relegation battle चल रही है. Burnley is pretty much on their way out of the champions of the Premier League. Coventry जो है वो प्रमोट हो चुका है, उस पर भी हम बात करेंगे. Coventry with Frank Lampard, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चेल्सी फैंस चाह रहे हैं कि फिर से लैम्पार्ड आ जाएं, बट दैट फॉर लेटर. अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्स वर्सेस ब्राइटन. डे ज़र्बी का ये पहली मैच था स्पर्स के साथ, एंड ही वाज प्लेइंग हिज फॉर्मर क्लब जिनके साथ उन्होंने काफ़ी फतूहात हासिल की, जिनकी वजह से उनका नाम बना ब्राइटन. ये मैच जो है 2-2 गोल से बराबर रहता है. काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था ये, एंड टू एंड जिस तरह से गोल्स हुए इसके अंदर. इस मैच की हाईलाइट्स देखते हैं और फिर स्पर्स और उनका जो एक फॉर्म चल रहा है 2026 का, एंड क्या वो रहेंगे प्रीमियर लीग में नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे इन विजुअल्स के बाद. Pretty much say an electrifying match. 4 गोल स्कोर होते हैं इस मैच के अंदर, एंड यू हैव टू फील सॉरी फॉर स्पर्स. 95th मिनट में जाके जो है ब्राइटन इक्वलाइज करता है. 2-2 गोल से ये मैच बराबर रहता है. जावी सिमोन्स की क्या परफॉर्मेंस थी इस मैच के अंदर, बट ऑल इन वेन. एंड मिटोमा स्कोरिंग प्रीटी मच कह सकते हैं वन ऑफ द गोल कंटेंडर्स फॉर गोल ऑफ द सीजन प्रीटी मच. जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? 15 मैचेस कंसेक्यूटिव विनलेस फॉर स्पर्स. पिछले 5 मैचेस में इवन व्हेन दे हैव स्कोर्ड फर्स्ट, दे हैवंट बीन एबल टू होल्ड सी द मैच थ्रू एज वेल. डे ज़र्बी भी वो द न्यू मैनेजर बाउंस नहीं ला सके. कैसे देखते हैं आप? The real Xavi Simons turned up, और De Zerbi ने उनको जो है लेफ्ट हैंड साइड, उनकी ट्रेडिशनल जो पोजीशन है नंबर 10, वहाँ पे वो नहीं उन्होंने स्टार्ट लिया. उन्होंने लेफ्ट पे स्टार्ट कर क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस. इससे पहले जो है एक मौका उन्होंने वुडवर्क भी हिट किया, और फिर उसके बाद वैंडोवेन का एक चांस था. तो बहुत मौके मिले. आई थिंक जो अगर देखा जाए जो स्पर्स की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से वो हाई प्रेस और बेहतरीन फुटबॉल जो हमें नज़र आई है, वो पहली दफ़ा स्पर्स को वाकई ऐसे लग रहा था कि डिज़ाबी का जो फिलॉसफी है वो वहाँ पे इंस्टिल होती हुई नज़र आ रही है. और यही हुआ कि स्पर्स ने पहले लीड ली. पेड्रो पोरो वो पहला गोल हेडर से करते हैं. उसके बाद न्यूमरस चांसेस क्रिएट होते हैं, और मिटोमो और रूटर दोनों बेंच से आते हैं, स्टार्ट नहीं करते ब्राइटन के साथ. और आई थिंक दे आर वेरी लकी दैट वे. मिटोमो का गोल आता है, और फिर उसके बाद टूवर्ड्स द वेरी एंड जब चावी सिमंस ने 74th मिनट पे दूसरा गोल स्कोर किया, तो ऐसे लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत गए. उन्होंने शर्ट उतारी और ये समझा कि शायद ये मैच उनके पास है. आई थिंक येलो कार्ड भी उनको मिला. पॉइंट ये पॉइंट है कि पहले कभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए. तो उसके बाद 16 मिनट थे, और आई थिंक स्पर्स या तो बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड ये करता, टूवर्ड्स द वेरी एंड रूटर का गोल आता है और 2-2 हो जाता है. और ये बहुत मैं समझता हूँ 2 पॉइंट्स जो मिस किए हैं स्पर्स के जो रेलिगेशन बैटल है उससे बहुत बड़ा एक तो मार्जिन क्रिएट हो गया है. और अब इट्स गोना बी रियली टफ. आज का मैच जरूर बताएगा कि क्या आगे सिलसिला चलता है, लेकिन अगर आज वेस्ट हैम जीतती है क्रिस्टल पैलेस और वेस्ट हैम, एंड राइट नाउ इट्स बिटवीन वेस्ट हैम एंड क्रिस्टल पैलेस. 4 पॉइंट्स की लीड हो जाएगी वेस्ट हैम की अगर वो जीत जाते हैं अपना मैच. तो अल्टीमेटली 3 गेम्स मैंने आइडेंटिफाई की हुई टॉटनहम की विच कैन स्टिल सेव देयर सीजन. इट इज अगेंस्ट वुल्व्स, इट इज अगेंस्ट लीड्स, और आखिरी गेम जो होगी उनकी एवर्टन अगेंस्ट लीड्स. नहीं लीड्स बिकॉज वो 39 पॉइंट्स के ऊपर है. तो मैं समझता हूँ शायद वो कंप्लेसेंट हो जाएं कि भाई हम तो अब सेव हो ही गए. तो टॉटनहम का मौका है लीड्स को हराने का.
तो ये 3 मैचेस फंडामेंटल हैं जीतने, अगर कोई चांस है रेलीगेशन से बचने का, अदरवाइज मैं समझता हूँ ऑप्टा सुपर कंप्यूटर तो उनको 58% चांस दे रहा है कि वो इस प्रीमियर लीग से बाहर निकलेंगे एंड दे विल गो डाउन इन द चैंपियनशिप। नजर डालते हैं बाकी रिजल्ट्स जो थे इस वीकेंड के, इफ यू कैन हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स कि क्या रिजल्ट्स रहे। ब्रेंटफोर्ड फुलम का मैच बराबर रहता है, बट इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स कि फुलम डिड नॉट हैव अ सिंगल शॉट ऑन टारगेट। उसके साथ लीड्स हराता है वुल्व्स को 3-0 एंड यहाँ थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ लतीफ़ से, क्योंकि लीड्स बहुत मोमेंटम लेके चल रहा है इस वक्त, तो बहुत मुश्किल होगी स्पर्स के लिए। न्यूकासल अपने होम पे हारता है बोर्डमथ एंड बोर्डमथ के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अभी सामने आई है कि मार्को रोज ने इनको ज्वाइन कर लिया है 3 साल के लिए, क्योंकि अर्डियोलो जो हैं वो क्लब छोड़ के जा रहे हैं। स्पर्स एंड ब्राइटन जो हैं 2-2 गोल से बराबर मैच रहता है, वो हमने डिस्कस किया। चेल्सी का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्टन विला सनडरलैंड फैंटास्टिक मैच, एस्टन विला इज विनिंग, 4-3 के स्कोर लाइन से वो जीतते हैं। वो टीम्स आर सेफ, इनफैक्ट एस्टन विला तो टॉप हाफ में मौजूद है, टॉप हाफ की भी टॉप हाफ में। एंड एवर्टन हारता है होम पे, फॉरेस्ट 4-1 से हराता है बर्नली को बिफोर दे वर ट्रेलिंग, एंड सिटी जो है 2-1 के स्कोर लाइन से हराता है आर्सेनल को। सो प्रीटी मच ये तो हो चुका है। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, रात का जो होगा बिटवीन वेस्ट हैम एंड क्रिस्टल पैलेस। वो डिटर्मिन करेगा कि स्पर्स कितनी मुश्किलात में हैं या क्या वेस्ट हैम तैयारी कर रहे हैं पकड़ने की एंड गोइंग डाउन इनटू द चैम्पियनशिप। और जितना हम स्पर्स के स्टेडियम की बात करें, जो वेस्ट हैम का स्टेडियम है वो भी बहुत बड़ा लंदन स्टेडियम है एंड ऑब्वियसली दे वुडंट वांट कि वो भी जो है चैम्पियनशिप में खेलें, बट दैट इज़ दैट। एंड इफ़ वी कैन नाउ हैव अ लुक एट द सेलिब्रेशंस ऑफ बायर्न म्यूनिख, जिस तरह से उन्होंने अपना एक और टाइटल अपने नाम किया। पिछले 14 सालों में 13 times they won, this time more special, Vincent Kompany winning with his squad and of course Harry Kane, and जिस तरह से उन्होंने गोल स्कोर किए सब डिस्कस करते हैं, ज़रा सेलिब्रेशंस देख लेते हैं। कहते हैं डेरेक रे द कमेंटेटर, विंसेंट कंपनी इलेक्ट्रिक। जब ये बर्नली से यहाँ पे आए थे किसी ने इनको चांस नहीं दिया था इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, सब ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इनकी वो पेडिग्री नहीं है कि बायर्न जैसे क्लब ऑल्दो वो बुंदेसलीगा के अंदर हैं कि वो जो है इस क्लब के साथ इतनी अच्छी फतवा ले सकेंगे, एंड इवन वो कर भी लें तो इट्स जर्मनी, इट्स द बुंदेसलीगा जहाँ हर वक्त बायर्न जीतता है। बट वी डिड सी कि बायर्न वाज थ्रोन ऑफ द ट्रैक्स 2 years ago when लेवरकूसन वन द टाइटल, बट इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है जिस तरह से ये टीम चल रही है, जिस तरह से इवन चैम्पियंस लीग में दे आर प्रीटी मच वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दैट इज़ वेल। जो इनकी फ्रंट 3 है, हैरी केन, डेविड लुई एंड साथ साथ ओलीसे, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल ऑल ओवर द पार्क, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं अमेजिंग सीन्स। जी बिल्कुल, लुइस डियाज 26 गोल 17 असिस्ट, ओलिस के भी नंबर्स बड़े बेहतरीन हैं, और केन तो 55 की तादाद पे पहुंच गए हैं ओवरऑल जो उन्होंने गोल स्कोर किए हैं। पीछे उपामेकानो जो है उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, वो जिस तरह इस सीज़न उभरे हैं, प्रॉब्ली द बेस्ट डिफेंडर इन यूरोपियन टॉप 5 लीग्स। मिडफील्ड की बात करें, पेव्लोविच और फिर किमिक, मेंस परफॉर्मेंस आई थिंक हर जगह से आप देखें जो टॉप प्लेयर्स, मूसियाला की लतीफ़ ने जो पिछला रेफरेंस दिया था, इट्स ट्रू कि वो कितना ज़बरदस्त टैलेंट है, वो बेंच पे ज़्यादातर हमें नज़र आए, गिनेब्री हमें ज़्यादा नज़र आए, कोई आगे फ्रंट 3 आई थिंक द बेस्ट फ्रंट 3 इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 100, और दूसरी चीज़ है कि 100+ गोल्स किए हैं। विंसेंट कंपनी तीसरे या चौथी चॉइस थे बायर्न म्यूनिख के, और 5वीं छठी थे, बल्कि 5वीं छठी थे, और सब ने इनकार कर दिया बायर्न म्यूनिख जैसे क्लब को। और फिर यही एक मौका था जिस पे डेफिनेटली पेप ने एडवाइस किया और उन्होंने एक चांस लिया, और कोई यकीन ही नहीं कर रहा था क्योंकि रेलीगेशन चैंपियनशिप ज़्यादा खेली है, प्रीमियर लीग के अंदर भी जो टीम बर्नले के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी बेहतरीन नहीं थी, तो इन्होंने जिस तरीके की मैनेजमेंट की है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल जी थी। लेकिन नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड का तो रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुका है बायर्न म्यूनिख लीग के अंदर इस सीज़न। जो ऑल टाइम पॉइंट्स टैली है उसको इक्वलाइज कर सकते हैं, उसको इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी नहीं तोड़ पाएंगे। ऑब्वियसली मतलब बुंडेसलीगा में 14 में से 13 सीजन बायर्न म्यूनिख जीता है, ट्रॉफी इतना मैटर नहीं करती, मेन बात यह है बिकॉज हर साल जीतता ही है बायर्न म्यूनिख, मैं उस पर क्या बात करूं, जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना वो बहुत एंटरटेनिंग है उसको, और वो हो रहा है नजर आ रहा है हमें चैंपियंस लीग के अंदर, कि जहां पे बड़ी टीमों को बायर्न म्यूनिख कांटे का मुकाबला दे रही है और मतलब सारे न्यूट्रल्स को भी विन ओवर कर रही है अपने स्टाइल ऑफ प्ले से। तो आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट विंसेंट कंपनी कैन शो फॉर हिमसेल्फ। एब्सोल्युटली। और अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई ESPN FC के सीनियर फुटबॉल राइटर मार्क ऑगडन से, उनसे हमने पूरे वीकेंड का जितना एक्शन हुआ उन पे एनालिसिस लिया, एंड विंसेंट कंपनी एज वेल। लेट्स लिसन इन टू व्हाट ही हैड टू से। Good afternoon, Mark. Hope you've been keeping well. Thank you for making time for us, as always. Yeah, no problem. Been a busy weekend, busy time of the season.
Absolutely, some good games as well. So starting off with, of course, the game at the Etihad, City versus Arsenal, and Arsenal not being able to get all those 3 points. How much more difficult do you think they've made it for themselves? And do you still see Arsenal as contenders for the title? Well, obviously, Arsenal would have loved to have come out of the Etihad with their advantage still in place. I mean, they've still got a 3 point lead and a slightly better goal difference, but that will be wiped out if Man City win at Burnley on Wednesday. But I was at the game yesterday, and I must admit, I came away thinking that there's still a little bit of life in this title race. And I've done a column for ESPN today, and I've kind of studied the running, and I think Arsenal have got an easy running. I think if it comes down to goal difference, which it could do, they've got 5 games left, all 5 against teams at the bottom half of the table. Whereas Man City have got 5 games after Burnley, 5 games left, 4 teams in the top 10. So both sides could win all 5 games. I think that's possible. But I think in terms of scoring goals, and they are very, very close right now in terms of goal difference, I think Arsenal have got more possibilities to score goals. And I think it could all come down to which team scores the most goals against Burnley, because they both have to play Burnley. They've got the worst defensive record in the league. I think City could easily score 4 or 5 at Burnley on Wednesday, but Arsenal have played Burnley in their last home game of the season. So it's definitely still all to play for. It's just a case of Arsenal believing in themselves. And Yeah. they have shown it this season that they can put goals past the teams like Tottenham. I think, put 9 past Leeds in 2 games. So to answer your question, yeah, I think there's still life in this title race. I don't think it's a foregone conclusion that Man City win it. That's right. It's just because the momentum has pretty much fallen in terms of Arsenal and the way they're having form in the last 5 games. So looks difficult, but yeah, let's see. But on the other end of the table, as you were mentioning as well, a lot of excitement all over the Premier League. Tottenham Hotspur, they've got 5 games as left, and De Zerbi believes that they can now win all 5 of them. Do you see them surviving, or do you see that it's going to be difficult for them given the fixtures they have up ahead? Well, seeing as Tottenham haven't won a league game in 2026, I think it's unlikely they're going to win 5 between now and the middle of May. So, I mean, Tottenham are having a real mess. I mean, obviously, West Ham play Crystal Palace Monday night. If West Ham win that game, they go 4 points clear of Tottenham. So that really, really puts pressure on Spurs, who, listen, if they don't win their next game, which is away at Wolves, I think they're doomed. But I think it's now coming down to West Ham or Tottenham. And again, it all depends what happens at Crystal Palace tonight. But I think, Spurs showed at the weekend against Brighton. They've got something there. They've got better under De Zerbi, but they've left it too late. I mean, I think the appointment of Igor Tudor for those 5 or 6 games he was in charge, that will cost them a place in the Premier League. That was a stupid, crazy decision by the club. Had they gone for De Zerbi then, or something, or a coach of a similar status, I think they'd be okay. But they just left it too late. That's right. And one team which has now made its way to the Premier League, that's Coventry and Frank Lampard. How do you see them coming up? Listen, I remember Coventry in the Premier League the first time around, so that shows how old I am. That shows the kind of grey in my beard. That kind of gives it away. And, Coventry are a team that they never really brought anything to the Premier League. They're a strange club. They were always fighting against relegation, but obviously they're a club that has a top flight pedigree. It's a big city. It's got a big stadium. Frank Lampard, as a manager, we know has got a great kind of reputation in the game. So I think it's great for Coventry that they're back in the Premier League. I don't think Coventry will challenge at the top end. I think that they'll find it difficult to survive next season. But I think if you speak to a Coventry supporter, 10 years ago, they were in the bottom division. They were in the 4th division. They were playing games away from home in Northampton and in Birmingham because they had a kind of a dispute with the owners of the ground. So they've really, really come back from the depths. So it's fantastic for them. I think they've earned the right to be in the Premier League, but it's going to be really tough. It's going to be very, very tough for them to survive next season. And what did you say, Mark, about Frank Lampard as a manager? There were doubts about him and the way he's led teams in the past, with him being able to achieve this. What does that do for Lampard and his credentials as a manager? Yeah, well, I was at Chelsea Man City last week, and the Chelsea fans were chanting his name. And I think that shows you how he's still held in high esteem at Chelsea. And I think he's had 2 spells at Chelsea. And I think on both occasions, he was in charge at a difficult time. It was almost like an unwinnable time for him. He couldn't really succeed because the first time there was a transfer embargo. The second time he was kind of a caretaker manager. I think Frank Lampard has got the credentials to be a top manager. He's got the playing, reputation as a player, that so when he walks into a dressing room, he will immediately get their respect. And I think at Chelsea right now, that doesn't happen with Liam Rosenior. So I think Lampard has got a promotion in his CV. He went to Everton that time and struggled to keep them in the division, but he did so. So he has got success in it on his track record. And I think, but having managed Chelsea twice now, his kind of dream job, he's done it. He's not going to go to West Ham because he's not popular there.
They don't like Chelsea players at Tottenham, so I don't quite know what his next big move is. So I think Coventry might be a place where he can settle down, develop his team, maybe try to keep them in the Premier League next year. So I think Lampard is a top manager. I think the next step for Lampard could be the England job, but it has to do well at Coventry next season to keep them in the Premier League. But as I said earlier, I think that's going to be tough. Yeah, perfect. Let's see how that goes. Speaking of another young manager, Vincent Kompany, just won the Bundesliga with Bayern Munich last night. How do you see that in a record-breaking way? And do you think that they could pull off a treble this time around? Yeah, I mean, Bayern Munich are by far and away the best team in Germany. I think there's definitely a chance of a treble. And I saw them earlier this season win at PSG. They were down to 10 men. Luis Diaz had been sent off. And they still beat PSG in Paris. So for me, that makes them a very, very strong contender to win the Champions League. Now, I know they play PSG in the semi-finals, and I think that really is the best. That's the final, isn't it? They're the two best teams. It's a shame that it isn't the final, but if they get through that Bayern, I think they'll win the final. So, Kompany, yeah, definitely bounced back from relegation with Burnley a couple of years ago. I mean, he's certainly taken that big step. But I think the thing with Kompany is, if Pep Guardiola leaves Man City this summer, which I think is a possibility, that there's a lot of rumours now that Pep will leave at the end of the season. I think Vincent Kompany is at the top of the list to become the next Man City manager. He's a guy that has all the credentials. He's managed a big club at Bayern Munich. He's got a very strong relationship with Khaldoon Al-Mubarak, the Man City chairman. I think Kompany to City is one to keep an eye on, because if Pep goes, Kompany will be the first cab off the rank, as they say. That's a pretty big thing, Mark. That's an eye-opener for us as well, seeing Kompany at City next season if Pep Guardiola goes. Let's see if that happens. But thank you so much. Thank you so much for your time, as always, and look forward to having you in our next shows. No problem. ये थे ESPN FC के मार्क ऑगडन एंड इफ दैट एक्चुअली हैपेंस देन यू कैन से दैट ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको इस शो पे मिली थी कि विंसेंट कंपनी जो है अगले सीजन नजर आएंगे आपको विद मैनचेस्टर सिटी जी उस्मान जी बिल्कुल सिटी के लेजेंड रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, और जो सिटी का एक नया एरा था उसके अंदर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो तो और उन्होंने फिर साबित करके दिखाया बायर्न म्यूनिख के साथ, इवन चैंपियंस लीग के अंदर उनके परफॉर्मेंसेस। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिटी यहाँ से टाइटल जीतती है तो पेप 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल के अंदर जो एक जर्नी है वो मैं समझता हूँ कि वो शायद आगे वो खैर बात कह दें, और एंजो और विंसेंट दोनों में से अब देखते हैं कि कौन आता है। लेकिन मुझे लगता है साथ साथ एक किताब भी इन्हीं को शाया कर देनी चाहिए, क्रिएटिव अकाउंटिंग की। पिछले 4 साल से केस भी चल रहा है जो सामने आके नहीं दे रहा। एब्सोल्युटली। देखिए ये अगर सिटी टाइटल जीतता है ना इस दफा, अल्टीमेट जनवरी की जो विन नाउ प्लेयर्स जो खरीदे ना उन्होंने, मार्क गुही और सेमेन्यो, दोज आर गोइंग टू बी द क्रिटिकल फैक्टर्स जो एक्चुअली मतलब फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कराते हैं। बिल्कुल सही। चले अब बिफोर वी लीव लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल्स ऑफ द टॉप लीग्स इन यूरोप कि क्या उनकी सूरत हाल है। आर्सेनल जो है टॉप पर है, लेकिन ऑन वेरी शेकी ग्राउंड। सिटी स्टिल हैज अ गेम इन हैंड एंड ऑल टू प्ले फॉर। सिटी 6 मैचेस, आर्सेनल 5. दे नीड टू विन ऑल. A slip by them and it's curtains for them. It's United in third, sharing points with Aston Villa. If you can look at the bottom half of the table, वहाँ पे जो है Wolves are bye-bye pretty much, and so is Burnley. लेकिन Spurs will be fighting to stay alive, along with West Ham United, जो आज रात को खेलेगी, versus London rivals Crystal Palace, who are sitting very comfortably in the 13th place right now. La Liga में Barca and Real Madrid, pretty much league is over here as well. 8 पॉइंट का गैप है एंड देयर आर 9 पॉइंट का फ़र्क है दोनों में, एंड देयर आर स्टिल 7 मैचेस लेफ्ट टू प्ले। बुंदेसलीगा में ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख की हम सेलिब्रेशन भी देख चुके हैं, सो इट्स कर्टन्स देयर, एंड काफ़ी फ़र्क बिटवीन डॉर्टमुंड एंड लाइप्जिग एज वेल, सो या nothing much to discuss here. एंड इन द Serie A इधर भी इंटर मिलान जीत चुका है ऑल प्रीटी मच, एंड अब ये देखना है कि AC, Napoli एंड Juventus के बीच में कौन पोजीशंस करते हैं। और Napoli got booed by their own fans this weekend when they lost their match. And Liga in France, PSG and Lens बहुत नज़दीक हैं। In fact PSG शायद कल हारा भी है, लास्ट मैंने 2-0 तो उनको डाउन देखा था। तो yes, let's see what happens here. Quite interesting times in the Liga and especially in the Premier League as well. And that's our show for this evening. Thank you for being with us. Usman, आपका बहुत शुक्रिया। कौन जीत रहा है, वेस्ट हैम या क्रिस्टल पैलेस?
चूंकि वेस्ट हैम आपकी टीम है, I'll go for West Ham. Thank you, Usman, for supporting me. Thank you, जी लतीफ़. वेस्ट हैम अल्टीमेट 4 पॉइंट्स की लीड कर लेगा अपनी इस मैच के बाद. You really want to see Spurs going down, don't you? मैंने 3 मैचेस आइडेंटिफाई कर दी जहां मुझे लग रहा है कि चांस है होगा स्पर्स का. बिल्कुल ठीक है. आपका सबका बहुत शुक्रिया किक ऑफ की टीम की जानिब से. अपना बड़ा ख्याल रखिए. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी on Friday. Till then, take care, good night and Allah Hafiz.